नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की राजस्व प्राप्ति समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने, पूंजीगत निवेश में वृद्धि और संसाधन विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने पारदर्शी, उत्तरदायी प्रशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए नीति सुधार, नवाचार और नई तकनीकों के सतत उपयोग पर जोर दिया। चूंकि किसी भी राज्य को विकास करना है, राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने हैं, पूंजीगत व्यवस्थाएं बननी हैं, संसाधन अच्छे होने हैं, तो उसके लिए राजस्व की प्राप्ति बहुत ज़रूरी है। इसलिए उसका आकलन किया है कि हम राजस्व प्राप्ति में जो साल भर का हमारा लक्ष्य होता है, अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने लगभग अपने लक्ष्य के सापेक्ष, जो हमने लक्ष्य लिया था उसके सापेक्ष हम ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, और जो बचा हुआ समय है उसमें और व्यवस्थित करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राज्य के अंदर जो तमाम योजनाएं हमारी विकास की चल रही हैं, उन योजनाओं को तेज गति प्रदान हो। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारी अनेक संभावनाएं हैं, अनेक उनके अंदर पोटेंशियल है, वहां से भी हमको राजस्व प्राप्त हो, उसके लिए नए मार्ग खोजने का काम भी हम कर रहे हैं। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकार, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं और राज्य स्तर की पहल जैसे अब्दुल कलाम योजना और हुनर योजना का जिक्र किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक शिक्षा कानून और विकास निधि के माध्यम से समान अवसर और विकास पर जोर दिया। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और भारत के अंदर आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए किए जा रहे हैं, उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार दोनों मिले, उसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अब्दुल कलाम योजना से लेकर हुनर योजना तक जो है, उनको आज रोजगार के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। राज्य के अंदर भी हमने अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा में नया कानून लाकर सभी को एक समान रूप से उस कानून के अंदर लाकर सभी को लाभ मिले, सभी उस कानून के अंदर आच्छादित हों, सभी उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ें। हम नया कानून उसमें लेकर आए हैं। अल्पसंख्यक विकास निधि भी हमने बनाई है, उसके अंतर्गत भी हम अनेक क्षेत्रों के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है सभी मिलकर हमारे राज्य के अंदर सभी समाज आगे बढ़े। हमने समान नागरिक संहिता का कानून भी लागू किया है, जो हमारे अल्पसंख्यक बहनों के लिए निश्चित रूप से उनको तमाम कुप्रथाओं से मुक्ति दिलाने का भी काम करेगा। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मेरा भारत, जहां सबके हितों के संरक्षण किया जाता है, आज हमसे, मुझे लगता है एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, एक भारतीय अल्पसंख्यक होने के नाते, मैं पूरे विश्व के और खासकर अपने पड़ोसियों को ये बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं, उसके हितों की रक्षा कैसे की जाती है, ये भारत से सीखना चाहिए। या पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए, या बांग्लादेश को भी सीखना चाहिए कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, जो यहाँ माइनॉरिटी है वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी है। और मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में न कोई अल्पसंख्यक हो न कोई बहुसंख्यक हो, सब वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हों, पूरी दुनिया को सब अपना परिवार समझते हों, और परिवार की तरह इंसानियत को जीवित रखने के लिए सब साथ चलें और एक साथ मिलकर आवाज लगाएं। और खासकर हिंदुस्तान से एक आवाज आए, भारत माता की जय। और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग, एक शेर था, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम बड़े छोटे नहीं हैं, हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम सब एक हैं, भारत माता की जाया हैं, सब भारत माता की संतान है। मिलकर बहुत सुंदर भारत बनाएंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और भारत को और मजबूत बनाता है। अल्पसंख्यक
कल्याण दिवस की एक बार पुनः अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी फिर गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा और कहा कि वे अब हाशिए पर हैं। वहीं उनके इस बयान पर हरीश रावत ने पलटवार करते हुए बीजेपी के आरोपों को खारिज किया और इसे पार्टी की घबराहट बताया। और साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से उनकी सच्चाई या स्थिति प्रभावित नहीं होती। तो यदि मैं नहीं हूं तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। और यदि कोई मेरे लिए कुछ लिख रहा है, कोई छाप रहा है, तो उसे भाजपा परेशान क्यों हो रही, उसे परेशान क्यों हो रही है? यदि जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो उसके विषय में भाजपा क्यों अपना समय और अपनी ताकत जाया कर रही है? देखिए, हरीश रावत का खुद का सुपड़ा जो है इस प्रदेश की राजनीति से साफ हो चुका है। आप देखिए कि ऐसा समय मैंने आज तक नहीं देखा। हरीश रावत जी को अपना विज्ञापन देना पड़ रहा है अखबारों में कि हाँ भाई मैं भी हूं, क्योंकि उनकी पार्टी खुद उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं एक प्रमुख अखबार में हरीश रावत जी का विज्ञापन देख रहा था। वो अपना जो है विज्ञापन दे रहे थे, मैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता को खुद का विज्ञापन अखबारों में देना पड़ रहा है। तो ये तय है कि उनका अस्तित्व खुद समाप्त हो गया है। वो मन की बात जो है दूसरे पर रखकर बोल रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, जल्दी वो कांग्रेस संभालेंगे। आज का ये जोक ऑफ द डे है शायद। कांग्रेस के बचे कुचे विधायक हमारे संपर्क में हैं। हरीश रावत उनकी चिंता कर लें। 27 में आप देखिए जो कांग्रेस के बचे कुचे विधायक हैं उनको भी पता है कि कांग्रेस तो डूबता जहाज है, लगातार डूब रहा है। तो वो अपने उन विधायकों को संभाल लें। भारतीय जनता पार्टी के पास तो पहले भीड़ बहुत है और हमारे हाँ करने की देर है। आप देखिए कांग्रेस से कितने लोग जो भाजपा में आने को तैयार। पिथौरागढ़ कोर्ट की ओर से पतंजलि घी के सैंपल में जांच के बाद मिलावट पाए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर संरक्षण के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच और कार्रवाई कर रही है। साफ है, जिस तरह से पता चला है कि बाबा रामदेव जी की जो कंपनी है पतंजलि, वो सालों से जो घी बना रही है उसकी स्टैंडर्ड जो है वो बिल्कुल कम है। वो घी जो है उत्तराखंड के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और सभी के लिए सेहत के लिए हानिकारक है, जान के लिए हानिकारक, जानलेवा हो सकता है। और जब उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो बीजेपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसी गलती अगर कोई और कंपनी कर दे तो उनके ऊपर करोड़ रुपए का, 80 लाख का फाइन होता है। और अगर उतना ही फाइन अगर इस कंपनी में करना हो तो कम से कम 500 करोड़ का फाइन होता है बाबा रामदेव जी की कंपनी पे, पतंजलि पे। लेकिन बीजेपी उनके ऊपर फाइन करती है 1,40,000 का। इससे सामने पता चलता है ये मिल बांट कर ये खेल रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोगों की जान के साथ, सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसमें जितना कसूरवार ये पतंजलि है उतनी कसूरवार बीजेपी सरकार भी है। नहीं, देखिए, विपक्ष के जो आरोप हैं विशेषकर कांग्रेस के मित्रों के, वो सब बेबुनियाद आरोप है। किसी भी आरोप में कोई दम नहीं है और इस तरीके के आरोप लगाना उनका काम है। लोकतंत्र है, उनको आजादी है, स्वतंत्र है, वो अपनी बात कहने में वो कहेंगे। लेकिन सरकार ने हर हमेशा ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है। हजारों एकड़ जमीन जो कब्जे में थी, असामाजिक तत्वों के कब्जे में थी, उनको मुक्त कराने का काम सरकार ने किया है। और किसी को भी कोई भी राजनीतिक लाभ या सरकार की तरफ से कहीं पर भी नहीं दिया गया, ना सरकार किसी के दबाव में आती है। जहां तक आपने पतंजलि के सैंपल के फेल होने की बात है, जब सरकार सख्त है और सरकार सक्रिय है, सरकार जगह जगह जाकर सैंपलिंग करा रही है। जब सरकार ने सैंपलिंग कराई तब तो पता चला वो खराब है, नहीं तो कहां से आए? उसकी गुणवत्ता पे सवाल तब खड़े हुए जब सरकार ने चेक कराया। अगर सरकारी चेक न कराती तो कहां से इनको पता लगता? और निश्चित रूप से अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितने ही बड़े लोगों के संपर्क में हो, लेकिन अगर गलत काम करेंगे, गलत उत्पाद अगर मार्केट में बेचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनको
कभी नहीं बख्शा जाएगा, किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा योजना का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने को महात्मा गांधी के अपमान के रूप में बताया और विधायक ने रोजगार अवधि घटाने, फंडिंग बदलाव और राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने बीजेपी को खुली बहस करने की भी चुनौती दी है। या मैं तो ये समझता हूँ राष्ट्र का ही अपमान हुआ है कि उनके नाम की योजना, चलो समझ में आ सकता है कि भाजपा का एजेंडा है गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ। अगर उनके नाम की कोई योजना होती, नाम बदलते, तो शायद हम लोग फिर भी समझ सकते थे। लेकिन ये अनुचित है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अवहेलना हुई है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की अवहेलना हुई है। और दूसरी बात, जो नीति की अगर हम बात करें, पहले 90-10 का रेशो था, 90 केंद्र देता था, 10 राज्य, उसको परिवर्तित करके 60-40 कर दिया। फिर जो विकेंद्रीकरण पूरी सत्ता का करा था राजीव गांधी जी ने, पंचायती राज्य एक्ट लाके, पहले ग्राम प्रधान सुनिश्चित करता था, बीडीसी करता था, जिला पंचायत करता था कि मेरे क्षेत्र में क्या काम होगा मनरेगा के माध्यम से। अब केंद्र इसको सुनिश्चित करेगा। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी काला डूंगी, चकलुआ हो गया, मुंशियारी हो गया, चमोली हो गया, वो कैसे बताएगा? तो ये तो बहुत ही बड़ा, पूरे देखिए, पलायन केवल एक पहाड़ का विषय नहीं है। भारत के गांव धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, भारतवर्ष का विषय है। और इस पलायन को बढ़ोतरी देने के लिए ये योजना मेरे हिसाब से इन्होंने निकाली है। तो ये सोचनीय विषय है भारतीयों के लिए कि कौन नीतिकार है, किसकी नीति है और क्यों ऐसी नीति बनाई जा रही है कि हमारे काश्तकार कमजोर हो, हमारे गांव कमजोर हो। राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खेल विभाग नई पहल कर रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाए जाने की योजना है। भूमि उपलब्धता के अनुसार जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर खेल मैदान विकसित होंगे, जिससे खिलाड़ियों के साथ सेना और अन्य सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी बेहतर सुविधा मिल सके। चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेके ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो। लेकिन जहां जहां हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहां वहां हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो, उनको मैदान मिल पाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे वो फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। नववर्ष और आगामी त्योहारों को देखते हुए देहरादून में आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दून पुलिस ने नगर और देहात क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान सभी क्षेत्राधिकारी ने मौके पर मौजूद रहकर निगरानी कर रहे हैं। वहीं सीमावर्ती चेक पोस्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। नववर्ष के दृष्टिगत और साथ ही जो आने वाले हमारे त्यौहार हैं, क्रिसमस है और साथ ही साथ जो अन्य त्यौहार हैं, तो इसके दृष्टिगत देहरादून पुलिस के द्वारा एक सघन चेकिंग अभियान जो है, हमारे जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर हैं, अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, तो वहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर एक संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन, उनके विरुद्ध एक सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। इसमें सरप्राइज एलिमेंट रहता है और इसको दिन है, रात्रि है, किसी भी समय इसमें जो है इसको चलाया जाता है। और इसमें जो हमारे कंसर्न सीओ साहब हैं वो और संबंधित जो एसएचओ एसओज है और उनके साथ पूरी टीम जो है वो में बीपी जैकेट के हो गए और बाकी जो और वेपन है उनके साथ चेकिंग की जाती है। समय समय पर इसमें जो अगर किसी प्रकार की अगर सूचना प्राप्त होती है तो उसके तहत भी चेकिंग की जाती है। और खासकर जो बॉर्डर एरिया है हमारे, ताकि किसी प्रकार की कोई अनैतिक कोई गतिविधि है तो उस पर भी नज़र रखी जाती है। और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति है या संदिग्ध वाहन है तो उस पर भी नज़र रखी जाती है। और जैसा आपने पूछा कि इसमें अभी तक काफ़ी लोगों को जो संदिग्धता के आधार पर उनको जो है वहाँ से पिक किया गया
और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उनका वेरिफिकेशन किया गया और उसके उपरांत उनको जो है जाने दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के लिए ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। हरिद्वार से शुरू हुए जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उप जिलाधिकारी और 25 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं 3 स्थानों पर लगे इन शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही। यहां इंटरनेट और प्रिंटर जैसी सुविधाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र, आवेदन और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जा रहा है। ये शिविर के निर्देशों के क्रम में आज से पूरे जनपद में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है और आज 17 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजरा ब्लॉक में कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि करीबन 25 डिपार्टमेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और वो उनके द्वारा जो स्थानीय समस्या है उसको लेकर यहाँ पर विभिन्न स्टॉल्स आदि लगाई गई हैं, टेबल्स लगाई गई हैं, जिसमें कि उनके विभागीय अधिकारी, फील्ड लेवल के कर्मचारी मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और साथ ही यहाँ की स्थानीय जनता जो न्याय पंचायत द्वारा हमने कैंप आयोजित कर रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये काफी दिन तक चलेगा ये कैंप। और मौसम अभी कोहरे का है, लेकिन जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा हम और भी यहाँ पे अधिकारियों की प्रेजेंस और इसको सुनिश्चित करेंगे कि शाम तक जितनी भी समस्या हमारे को प्राप्त होती है सभी का समय पर निस्तारण किया जाए और मौके पर ही लोगों को लाभ दिया जाए। जैसे किसी की पेंशन रुकी हुई हो, किसी की कोई प्रमाण पत्र बनना हो या और भी कोई कार्य होने, तो सभी लोग यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट आदि की सुविधा, प्रिंटर आदि की सुविधा मौजूद है ताकि किसी को कोई फॉर्म आदि भरना हो तो यहाँ पर ही मौके पर ही भरा जा सकता है। और ये शिविर हमारे 30 जनवरी तक रहेंगे। सभी 46 न्याय पंचायतों में चलाए जाएंगे ये कैंप्स। आज 3 जगह हमारे जनपद में कैंप्स लग रहे हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे और कैंप्स लगेंगे हमारा कोशिश ये है कि सभी जगह सैचुरेशन करा जाए, कोई भी लाभान्वित छोटे ना, सभी योजनाओं के बारे में उसको पूरी जानकारी मिल सके। इसीलिए सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में भी जानकारी देंगे। मैडम, आज ये शिविर लगाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं किस तरीके से देखते हैं आप? जी, हमारे जिला प्रशासन के द्वारा हमारे बादराबाद ब्लॉक में जो शिविर लगाया जा रहा है, इसमें यहाँ तमाम वो लगे हुए हैं, कैंप लगे हुए हैं, समाज कल्याण से लगे हुए, कृषि विभाग से लगे हुए हैं, हमारे एनआरएलएम स्टाफ और बादराबाद ब्लॉक के द्वारा, हमारे बीडीओ सर के द्वारा, हम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं एनआरएलएम से हैं, जो हमें बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, हमें आरत मिलता है। समस्याओं का समाधान हो रहा है, बताएं। हमारी तो सारी महिलाओं की जो समस्याएं उनका समाधान हमारा एनआरएलएम स्टाफ से ही होता है। हमें रोजगार करने के लिए पैसा दिया जाता है, मतलब सरकार से फंड किया जाता है। सरकार की तो पहले से कैसे देखती है? सरकार बहुत अच्छी है हमारी, जो महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। खटीमा में तुषार हत्याकांड को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के समर्थन में सरकार से बड़ी मांग रखी है। वहीं खटीमा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने आर्थिक सहायता, नौकरी और त्वरित न्याय की मांग की, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि पीड़ित परिवार बेहद दयनीय स्थिति में है और सरकार को अपराध पर सख्त कदम उठाने चाहिए। पिछले कुछ दिनों पहले खटीमा में एक जघन्य हत्या हुई, जघन्य अपराध हुआ, जिसमें तुषार शर्मा हमारा छोटा भाई, उसकी मृत्यु हो गई और उसमें 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उसी सिलसिले में विधायक भुवन काबड़ी जी उनके घर पे भी गए थे, उनको सांत्वना दी थी कि राज्य सरकार से हमारी कुछ मांगें होंगी। उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय में यहाँ पर आए हैं। हमने एसडीएम साहब के माध्यम से राज्य सरकार से मांग की है कि जो मृतक तुषार शर्मा है उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की जो है मुआवजा राशि मिलनी चाहिए और दूसरा, तुषार शर्मा के परिवार से जो भी योग्य व्यक्ति है, योग्यता के अनुसार उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा, हमारी मांग है कि जो इस अपराध में जो दोषी हैं, जो संलिप्त हैं, उनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जिससे कि और कठोर दंड होना चाहिए, जिससे कि ये पुनरावृत्ति जो दोबारा ना हो पाए खटीमा में। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन हमने यहाँ से भेजा है, जिससे कि मुख्यमंत्री जी, हमें विश्वास है कि हमारी इन मांगों को तत्काल प्रभाव से पूरा करेंगे, जिससे कि जो लोग पीड़ित हैं उन परिवार को जो है राहत मिल सके। और हमारी एक मांग और है, जिसमें जो घायल हुए हैं जो लोग, उनको भी उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए। उसी को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड जनजीवन पर भारी पड़ रही है। सुबह से ही कोहरे की मोटी चादर छाई हुई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते हुए नजर आ। वहीं नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात भी प्रभावित दिखा।
प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उत्तराखंड में जेल सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और हरिद्वार जिला कारागार के बीच MOU साइन हुआ है, जिसके तहत अब कैदी भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसी को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसे मानवीय और दूरदर्शी पहल बताया, जिससे कैदियों के पुनर्वास और सम्मान को नई दिशा मिलेगी। स्पर्श गंगा दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज जुणगा की NSS इकाई ने ग्राम जुणगा के पवित्र जल स्रोत पनियार खाल में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया, जिसको लेकर स्वयंसेवकों ने जागरूकता रैली निकालकर जल स्रोत की सफाई की और प्लास्टिक कचरा हटाया। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व NSS जनपद समन्वयक हंसी जोशी ने किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।